Hello students, this is the fourth lecture on the chapter Federalism. The topic of today's video is decentralization in India. What is decentralization? When power is taken away from the central and state government and given to local government, it is called decentralization. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो वह डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। बेसिक रीजंस फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के क्या कारण हैं? द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज which are best settled at the local level. दो मुख्य कारण है डिसेंट्रलाइजेशन का, वह यह है कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो कि लोकल लेवल पर बेस्ट तरीके से निपटाया जा सकता है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। जो लोग लोकल लेवल पर काम करते हैं उनको अपने लोकेलिटी के सारे प्रॉब्लम का डिटेल्स मालूम होता है। वह ये भी जानते हैं कि पैसे को किस तरह से खर्चा किया जाए ताकि कम पैसे में ही उनका काम हो सके। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. This helps to inculcate a habit of democratic participation. Local level पर यह possible होता है कि आम लोग जो हैं वे वहाँ के local bodies के जो decisions होते हैं उसमें वो शामिल हो सके। इस तरह से डेमोक्रेसी मजबूत होता है और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का हैबिट डेवलप होता है। Now students, these are the basic reasons which I have just discussed. Now apart from the basic reasons, there are some specific reasons for decentralization in India. A vast country like India cannot be run only through these two tiers. States in India are as large and as independent countries of Europe. In terms of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia. Maharashtra is about as big as Germany. Many of these states are internally very diverse. जो अभी हमने कारण बताए वे मुख्य कारण थे डिसेंट्रलाइजेशन के। वे कारण तो हैं ही जिसके कारण हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन आया, पर भारत में डिसेंट्रलाइजेशन लाने का कुछ और भी रीजंस था। वे क्या हैं? इंडिया जो है बहुत बड़ा देश है और इसको मैनेज करने के लिए केवल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इनफ नहीं है। इसके लिए थर्ड टियर आवश्यक है। हमारे यहाँ जो स्टेट्स है उसका साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है। थर्ड, हमारे यहाँ जो स्टेट्स है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी भी हाई है। फोर्थ, हमारे यहाँ जो स्टेट्स है वह इंटरनली बहुत डाइवर्स है, यानी कि अंदर से उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है। तो ये सब कारण है मेन रीज़न के अलावा जिसके कारण हमारे कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन आया। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and towns. Panchayat in villages and municipalities in urban areas was set up in all states. जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने
इस बात को रखा कि हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इसके बाद से हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत बार ये कोशिश रही कि विलेज लेवल पर और टाउन लेवल पर पावर दिया जाए। इंडिया के सभी स्टेट्स में पंचायत क्रिएट किया विलेजेस के अंदर और म्युनिसिपैलिटीज क्रिएट किया गया अर्बन एरियाज में। विलेजेस में पंचायत सेटअप हुए और टाउन्स में म्युनिसिपैलिटीज, लेकिन ये लोकल बॉडीज बहुत सक्सेसफुल नहीं थे। उनके क्या कारण थे? The reasons were these were directly under the control of state government. ये जो local bodies थे ये state government के अंडर में थे, उन्हें कोई आज़ादी नहीं थी। Second, election to these local governments were not held regularly. इलेक्शन जो है, जिस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा का इलेक्शन हर 5 साल पे होता है, विधानसभा का इलेक्शन हर 5 साल पे होता है, उसी तरह से लोकल बॉडीज का भी इलेक्शन रेगुलरली होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट को काम करने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए था। अब उनके पास ना तो पावर था ना ही रिसोर्सेज था जिससे वे अपना काम सुचारू रूप से कर सके। इसलिए हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन आया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। A major step toward decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. 1992 में एक बहुत बड़ा चेंज आया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया जिसने लोकल बॉडीज को बहुत सारे पावर्स दिए। वे पावर्स क्या थे? नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब यह कंपल्सरी हो गया कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का इलेक्शन होना है रेगुलरली। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. ये जो लोकल बॉडीज है, इसमें सीट्स रिजर्व किए गए शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर विमेन। यहाँ पे विमेन के लिए बहुत बड़ा चेंज आया और जितने भी पोजीशंस थे लोकल बॉडीज में, उसका 1/3 जो था वो विमेन के लिए रिजर्व किया गया। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections. एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट किया गया स्टेट के अंदर जिसको कहा जाता था स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसका काम क्या था कि वह लोकल बॉडीज का इलेक्शन रेगुलरली करवाए। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो अब हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को ये हिदायत दिया गया कि भाई आपको अपना पावर जो है और आपका रेवेन्यू जो है उसको शेयर करना है लोकल बॉडीज के साथ। तो these were the changes made from the year 1992. Now students, let us concentrate on the local bodies. Local bodies को समझने के लिए एक बार हमें 3-tier गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर उसको देखना पड़ेगा। हम स्लाइड में देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो हमारे कंट्री में है वह यूनियन गवर्नमेंट है जो कि यूनियन लेवल पे काम करता है। उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है जो कि स्टेट लेवल पे काम करता है। उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। लोकल गवर्नमेंट जो है वह 2 तरह का है।
लोकल गवर्नमेंट फॉर द अर्बन एरियाज, जिसको म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं, एंड लोकल गवर्नमेंट फॉर द रूरल एरिया वी कॉल पंचायती राज। नाउ जो म्यूनिसिपैलिटीज है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है टाउन एरिया के लिए, वो 3 तरह के हैं: म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत। नाउ अब कौन से शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, किस शहर में म्युनिसिपल काउंसिल होगा या नगर पंचायत होगा, इस बात का निर्णय इस बात से होता था कि उस टाउन का पॉपुलेशन क्या है। पंचायती राज जो लोकल बॉडी है रूरल एरियाज के लिए, वो 3 टियर था। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बॉडी थी या है वह जिला परिषद है। उसके नीचे ब्लॉक लेवल पे हम देखते हैं पंचायत समिति है, और सबसे नीचे विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस जस्ट recapitulate the whole points. Local government works at district level. Local government is of 2 types: Panchayati Raj for rural areas and municipalities for urban areas. Rural local government is popularly known by the name Panchayati Raj. It is a 3-tiered structure. अभी हमने डिस्कस किया, एक बार आप फिर से देखें। स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया: डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। ईच विलेज or a group of villages in some states has gram panchayat. It consists of several ward members, often called panch, and a president or sarpanch. The village is divided into wards, and the ward members are directly elected by all adult population living in the ward or village. The panch or the ward members choose their sarpanch. The secretary of the panchayat is a non-elected representative appointed by the state government to oversee panchayat activities. It is the decision-making body for the entire village. The panchayat works under the overall supervision of the gram sabha. यानी कि अगर हम नीचे से देखें तो हर गांव में, या अगर गांव बहुत छोटे छोटे साइज का है, तो ग्रुप ऑफ विलेजेस को लेकर एक ग्राम पंचायत बनाया गया है। ग्राम पंचायत के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको एक तो पंच होते हैं जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, और दूसरा प्रेसिडेंट और सरपंच होता है। इसके अलावा भी और मेंबर्स हैं। पंच का जो चुनाव होता है वह इस प्रकार होता है: विलेज को वार्ड्स में बांटा जाता है, और जो वार्ड मेंबर्स हैं, जो वार्ड पॉपुलेशन है, वो अपने वार्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है जिसको पंच कहा जाता है। पंच लोग जो हैं वे लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं। पंचायत में एक सेक्रेटरी होता है जो कि नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और वह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड है। ये जो ग्राम पंचायत है, यह गांव का जितना भी निर्णय होता है उसको लेता है, और वह ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करता है। ग्राम सभा क्या है? All the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. ग्राम सभा जो है उसमें जितने भी गांव के वोटर्स हैं वे उसके मेंबर होते हैं, और ग्राम सभा के मेंबर्स को साल में कम से कम 2 या 3 बार मिलना होता है। मिलने के बाद वे एनुअल बजट डिस्कस करते हैं और ग्राम पंचायत
के वर्किंग का रिव्यू करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ये देखते हैं कि वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called a panchayat samiti or block or mandal. The members of this representative body are elected by all the panchayat members in that area. It is composed of all the sarpanches in the panchayat samiti area, the MPs and the MLAs of the area, the sub-district officer, SDO of the subdivision, etc. Now, अभी हमने बात किया था गांव के बारे में। अब हम लोग एक लेवल ऊपर चलते हैं। ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति है, तो ग्राम पंचायत के एक ग्रुप को लेकर पंचायत समिति बनाया जाता है। पंचायत समिति के मेंबर्स जो हैं, उनको पंचायत मेंबर्स जो उस एरिया के हैं चुनते हैं। पंचायत समिति के जो मेंबर हैं वे इस प्रकार हैं। पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल पे जितने भी ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं वे इसके मेंबर होते हैं। उस एरिया में जो एमपी या एमएलए हैं वे इसके मेंबर होते हैं, और सब डिविजनल ऑफिसर भी यहाँ इसके मेंबर होते हैं। All the panchayat samitis or mandals in a district together constitute the Jila Parishad. Most members of the Jila Parishad are elected. Members of the Lok Sabha and MLAs of that district and some other officials of other district level bodies are also its members. Jila Parishad chairperson is the political head of the Jila Parishad. जितना भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी पंचायत समिति होता है वे सब मिलकर जिला परिषद बनाते हैं। जिला परिषद के अधिकतर मेंबर जो हैं वे इलेक्टेड होते हैं। जिला परिषद के मेंबर में वहाँ के जो एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं वे भी हैं, और इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज के मेंबर्स भी इसके मेंबर हैं। जिला परिषद के जो चेयरपर्सन हैं वह जिला परिषद के पॉलिटिकल हेड हैं। Similarly, local government bodies exist for urban areas as well. Municipalities are set up in towns. Big cities are constituted into municipal corporation. Both municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies consisting of people's representatives. Municipal chairperson is the political head of the municipality. In a municipal corporation, such an officer is called the mayor. हमने बताया था कि लोकल बॉडीज जो हैं वे शहर के लिए उनको हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज जो हैं वो 3 प्रकार के हम लोग डिस्कस किए थे: म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर पंचायत। बिग सिटीज जो होते हैं वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, और जो मीडियम टाउन्स होते हैं वहाँ म्युनिसिपल काउंसिल होता है, और जो छोटे छोटे शहर होते हैं उसमें नगर पंचायत। ये जो म्युनिसिपैलिटीज हैं इसके जो मेंबर्स हैं वे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। म्युनिसिपल चेयरपर्सन जो हैं वह म्युनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड होता है, और मेयर जो है वह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है। Now students, let us see what are the merits of decentralization in India. There are now about 36 lakhs elected representatives in the panchayat and municipalities, etc. all over the country. All this has strengthened the grassroots democracy in our country. आप समझ सकते हो कि अभी हमारे यहाँ 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत में, म्युनिसिपैलिटीज में।
पूरे कंट्री का अगर हम बात करें तो इससे क्या दिखता है कि हमारे यहाँ ग्रास रूट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रहा है। ये हमारे कंट्री के लिए तो बहुत अच्छा है ही, बल्कि ये बहुत अच्छा उदाहरण है पूरे दुनिया के लिए कि हम लोग कितने अच्छे से अपने कंट्री में डेमोक्रेसी चला रहे हैं। Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. चूंकि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्रिएट किया गया है, इससे भी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ मजबूत होता है। It has also increased women's representation and voice in our democracy. हम लोगों ने देखा था अभी कि किस तरह से 1/3 of all positions in the local bodies are reserved for women. अब हम क्या देखते हैं कि गांव में विमेन भी बहुत सारी पोस्ट एंजॉय कर रही है। इससे क्या होता है कि विमेन एम्पावर्ड होती है, विमेन का प्रगति होता है, और ये पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। Demerits of decentralization. While elections are held regularly and enthusiastically, ग्राम सभाs are not held regularly. यानी कि अब इलेक्शन तो रेगुलरली हो रहा है, लेकिन ग्राम सभा उसका मीटिंग भी तो जरूरी था। 2 या 3 बार उसको साल में मिलकर बजट पास करना था ग्राम पंचायत का, और साथ में ग्राम पंचायत के वर्किंग को रिव्यू करना था। अब जब ग्राम सभा मिल ही नहीं रहे हैं तो फिर ये सब काम वे कैसे कर सकते हैं। Most state governments have not transferred significant powers to the local government, nor have they given adequate resources. Amendment जब आया था तो उसमें ये बात क्लियरली मेंशन था कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना कुछ पावर और फंड लोकल गवर्नमेंट को देना था ताकि वे अपना काम कर सके। अब जब स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर देने को तैयार नहीं है, अपना फंड देने को तैयार नहीं है, तो लोकल गवर्नमेंट इस हालात में अपने काम कैसे करेगी। So that's all for this chapter. Thank you, students.